हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 3 यानी 3 का 3.5 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड को देखे, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चंस को बनाए, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, हर तरह से क्वेश्चन को दोनों तरीक़ा से बनाना था तो दोनों तरीके से बनाए। उसी तरह अब जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड है, दोनों मेथड की तुलना अगर हमारा हिसाब से देखा जाए तो सबसे आसान मेथड है। ठीक है, चलिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इसमें तीन चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा आ जाता है आपका नो सोल्यूशन और तीसरा आ जाता है आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ये तीनों ही सोल्यूशन है, वो तीन कौन कौन सा सोल्यूशन कब आता है वो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ इक्वेशन को देख लेते हैं। जो लिखने का जो तरीका होता है अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है? जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ऐसे इक्वेशन क्या मानते हैं हम लोग? टू। यहाँ तक तो हम लोग सीखे हैं। अब देखिए, जब भी जैसे कि आपको 3.2 हम किए थे उस समय भी मैंने बताया था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके हम लोगों ने क्या किया था? इक्वेशन को लिए थे, राइट। तो इसमें भी देखेंगे कि तीन इक्वेशन बनेगा। कितना? तीन। अगर आपका इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है, ध्यान से समझिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा इक्वेशन बन जाए, तीन इक्वेशन आपसे बनेगा और तीन इक्वेशन के बारे में आपसे पूछेगा। तो पहला इक्वेशन ये है और इसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहला वाला को क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। जब भी इस कंडीशन में आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो है देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर समझिएगा ये ए आया कहाँ से? तो जितना एक्स से पहले जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ध्यान से समझिएगा, एक्स से पहले वाले का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और ये सी होता है कांस्टेंट टर्म। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी है एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड सी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, अब चलिए देख लेते हैं। ए वाला हो जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। क्योंकि सब इक्वल है तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन जब ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए। एक और कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा कंडीशन मिल जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नो सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन ही आपका इस चैप्टर यानी 3.5 में ज़रूरत पड़ेगा, ये तीन कंडीशन का। और इस तीनों कंडीशन को आपको अच्छे तरह से लर्न होना चाहिए, ये तीनों ही कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चंस में जो दिया है वो क्या दिया है? यूनिक सोल्यूशन को पता कीजिए, और यूनिक सोल्यूशन है तो आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, तो पता कैसे कीजिएगा? इसीलिए आपको ये तीनों ही सोल्यूशन ही आपको जानना पड़ेगा, यूनिक, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन को आपका नॉलेज होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होता है, किस तरह से वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनता है, क्यों बनता है, कैसा फार्मूला होता है, वो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ और इसे रफ करने के बाद आप बनाइएगा, फिर इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो जैसे कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि जो अभी लिखा था इसको मिटा बेकार दिया, जैसे a1/x प्लस b1/y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, उसी का तरह होता है a2/x प्लस b2/y प्लस c2।
और ये होता है 0। ओके, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अभी तक यही हम लोग सीखते आए हैं। अभी देखिए यहाँ से फॉर्मूला जो निकलता है, क्या फॉर्मूला निकलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट से पहले ये क्या है, हेयर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेयर, एक्स से पहले क्या है A1, इससे पहले क्या है B1, और इससे पहले क्या है C1। उसी तरह देखिए नीचे है A2, B2 एंड C2। ये कुछ इस तरह से आपका दिया गया है, राइट। अब एक चीज़ों को समझिएगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा गया इस मेथड को। तो देखिए जब भी इस वाले जो पार्ट है A, ये है B और ये है C, जब भी इस वाले पार्ट को बात करें तो पहला वाले पार्ट को हम लोग बात करेंगे x, दूसरा वाला पार्ट को बात करेंगे तो करेंगे y, और तीसरा वाला पार्ट का बात करेंगे तो इसका नाम दे देंगे 1। क्या रख देंगे 1। पहला को मैंने क्या रखा x, दूसरा को y और तीसरा को 1। इतना आप समझ पा रहे हैं। तो पहला को x रखा, दूसरा को y रखा, तीसरा को 1 रख दिया। अब हमको लेना है पहले x का, किसका वैल्यू लेना है, x का वैल्यू लेना है। तो समझिएगा जब हमें पहला x का वैल्यू लेना है, जैसे भी आपका पहले x का वैल्यू लिए तो आपको x वाले पार्ट को देखना नहीं है, x वाले पार्ट को नहीं देखना है। समझ में आ रहा है आपको, x वाले पार्ट को नहीं देखना है। देखना क्या है, क्यों, क्योंकि x वाले को ले लिए तो x को नहीं, जिसका जो भी पार्ट आप लोगे वो वाले पार्ट नहीं लेना है। तो x ले लिए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये b बन गया और b2 बन गया, यहाँ पर c1 बन गया, c2 बन गया। अब ये वाला पार्ट तो देखना ही नहीं है। अब ये वाला पार्ट नहीं देखना है तो बचा क्या हमारा पास, b1 और b2। इधर से क्या बना, c1 और c2। देखिए फॉर्मूला का अगर याद करने का बात रहा तो मैं आपको यूं याद करवा सकता हूँ, यूं बस कैसे याद करवाना मैं बताऊंगा। देखिए पहले ये सीख लेते क्रॉस होता कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, वो चीज़ तो समझना चाहिए। तो देखिए ये वाले b1 से इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से इसमें और इस वाले से इसमें। आई होप समझ में आ गया। तो इस वाले से इसमें, इस वाले से इसमें। तो यहाँ पर देखिए दो एक ये क्या क्या है, b1 और c2, b1 और c2। तो b1 और c2, और ये जो है इसमें जो करोगे तो ये बीच में माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, b2 और c2, b2 और c2, b1 और c2। ये चीज़ समझिएगा, सॉरी b1 है ना, ओ ये गलती हो गया। यहाँ पर देखिए b1 और c2, यहाँ b2 और c1 है। ओके, अब इक्वल टू, अब देखिए आगे तो है नहीं, जब आगे नहीं है तो फिर आप देखिए x y 1, फिर से x होगा, ठीक है, और x का क्या वैल्यू हो जाता है आपको पता है, फिर से a1 बाय a2 आ जाएगा, ठीक है। फिर y आएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, b1 बाई a2। तो हमें 4 ही चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हालांकि अब यहाँ पे x हो गया, y, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत है, y का जब हम लेंगे तो y का लेंगे तो क्या क्या हमारा पास आना चाहिए, 1 और x बचेगा, 1 और x बचेगा। तो 1 और x में इसीलिए मैं x को उस साइड लिख लिया। अब y जब ले रहा है तो y का क्या करना है, ढक देना है। अब बचेगा क्या, 1 और x, ठीक है। अब 1 और x में देखिए फिर से क्रॉस करना है, ठीक है। तो c1 बाय a2, तो यहाँ पर देख लेते हैं c1 है और इधर में क्या है c1, यहाँ तो यहाँ लिख दे तो y में देखिए c1 और ये यहाँ में क्या है a2 माइनस, फिर क्या है यहाँ पर देखिए c2 a1, क्लियर है। उसी तरह अब हमें किसका ढांकना है, 1 का। अब 1 का ढांकने के लिए आप देखिए 1 का जैसे ढांकेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर y का लिख देते हैं। y का क्या है भाई, ये देख लेते हैं b1 और b2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, x है और y है, यहाँ पर 1 x y में से हमको 1 को लेना है तो 1 वाला ढाक देंगे। अब बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, तो इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2, तो ये आपका बन जाता है फार्मूला। देखिए यही है, कुछ है नहीं, बस ऐसे इसी पर फार्मूला कब बोल जाता है, ये फार्मूला है बस, हालांकि ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। आप देखिए फार्मूला याद कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। फार्मूला को याद करने का क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। देखिए पहला काम कीजिएगा, x लिख लीजिएगा, y लिख लीजिएगा और इधर में 1 लिख लीजिएगा, तीनों लिख लिए। पहला काम यही करना है, x y और अब तीनों का इक्वल कर लीजिए,
तीनों इक्वल हो गया। और स्टार्टिंग करना है आपको बी से। किससे स्टार्टिंग करना है? बी से। तो बी के बाद क्या आता है? सी। तो 2 बार बी सी लिख लीजिए, बी सी। इधर भी बी सी, 2 बार बी सी हो गया। अब सी के बाद क्या आता है? ए, क्योंकि ए बी सी चलेगा, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी, सी कंप्लीट हो गया। तो फिर अब क्या आएगा? ए। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ए, सॉरी ये सी है ना, सॉरी सॉरी। तो ए बी सी, यहाँ से सी है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सी। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ए। फिर से लिख लीजिए सी, फिर आ जाएगा ए। और यहाँ पर फिर से मैं अभी बता रहा हूँ, अभी लिखना नहीं 1 2 क्या होगा। फिर यहाँ पर क्या है? ए, ए यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद क्या आएगा? बी। फिर से क्या आ जाएगा? ए है, इधर में क्या आ जाएगा? बी, और लास्ट में माइनस। अब देखना है सबके साथ क्या कर दीजिए? 12 21 लगा देना है। 12 21 का मतलब 1 2, फिर 2 1, ये वाला यूज करना है। 12 21, 12 21 मतलब पहला में 1, दूसरा में 2, फिर 2 1, फिर 12 1 2, फिर 2 1, फिर 1 2, फिर ये 2 1, और ये बन गया फार्मूला। तो आई होप ये फार्मूला आप समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, और ये इस पर ही हम लोग बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी के ऊपर पुट कर देते हैं और हमें निकल जाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। तो आई होप ये समझ में आया होगा कुछ ना कुछ आपको क्रॉस। चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पर अच्छे से हम लोग समझेंगे और क्या क्या बोलता है उसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2। ये क्या करना है चलिए पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसे हम लोग समझेंगे। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of linear equation has unique solution, no solution, and infinite many solution. In case there is a unique solution, find by the using cross multiplication method. क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि पहले आप इसे यूनिक सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन है, पहले उससे आप निकालिए। अगर आपका इस तीनों में से अगर यूनिक सोल्यूशन निकलता है उसके बाद आप इसे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बनाइए। अगर वो नहीं निकलता है तो आपको आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको अच्छी तरह से पता है हम लोग को यूनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन किसे कहते हैं, नो सोल्यूशन किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं अभी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, इस दोनों को मैंने एक माना, इसको 2 मान लिया। अब यहाँ से हम लोग मानेंगे हेयर a1 का वैल्यू, देखिए x कोफिशिएंट से पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लीजिए। b1 से पहले क्या है? -3, तो इसे -3 मान लेते हैं। एंड c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, ए भी दिया हुआ। उसी तरह a2 का वैल्यू देख लेते हैं, ये 3 दिया हुआ। b2 का वैल्यू क्या दिया हुआ? -9 दिया हुआ। एंड c2 का वैल्यू -2 दिया हुआ। तो देखिए अभी हम लोग बनाते हैं a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? 1/3। b1 बाई b2 ये क्या हो जाएगा? -3 बाई -9। तो 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में, तो ये कितना निकल के आ रहा है? 1/3। तो b1 बाई b2 1/3 आया। और c1 बाई c2 ये आया -3 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या निकल के आ जाएगा? 3/2 ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। अभी जो है हमें ये निकालना है कि ये कौन सा मेथड पर आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए a1 बाय a2, और ये जो है इक्वल टू b1 बाय b2 आया, और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा मेथड पर अप्लाई हो रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो कौन सा मेथड अप्लाई होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन आ रहा है? नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब बताइए नो सोल्यूशन आया तो क्या इसे आगे बनाने की ज़रूरत है? तो बोलिएगा नहीं, इसे अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये समझ गए। तो चलिए कुछ नीचे लिख के दिखा देते हैं। इसको लिख के दिखाना पड़ेगा, तो कुछ नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ एक लिखा हुआ दिख गया। अब ये देखिए लिखा क्या है? हेंस द लाइन ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल। ये क्या है? इक्वेशन पैरेलल है, इसीलिए देयर विल नो सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो इसके लिए क्या आएगा? नो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यहाँ तक भी लिखेगा तो आपको आंसर
चलेगा, ठीक है। हालांकि ये लिख दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा, आपको इस चीज़ समझते हैं ये बेहतर है। अगर यहाँ तक भी आप लिखते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा, वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।